कि जो पहाड़ी मैदानी वाली बात थी उसको ज्यादा खिंचाव दिया है उत्तराखंड क्रांति दल ने। अखबार उन्हीं के हैं जो उत्तराखंड क्रांति दल को बदनाम कर रहे हैं। अगर हमको राजनीतिक लाभ लेना होता तो 1994 में इसका लाभ लेते और आज सत्ता में होते। अगर यूकेडी नफरत की राजनीति कर रही होती, किसी की बोलने की औकात उत्तराखंड में ना होती। टेबल पर जूता रखा, तो ये किस तरह की मंशा को दर्शाता है? उसने कहा यदि ललकारोगे तो ये भी है। मारा तो नहीं, पढ़ा लिखा लड़का है, और जिन्होंने लूटा उन्हें छोड़ेंगे नहीं। बार बार कहते हैं छोड़ेंगे नहीं, सब यही करेंगे, उल्टी करवा देंगे उनसे। उनको आप देखेंगे, माफ करना, वो कच्चे लायक नहीं छोड़ेंगे उनको। उत्तराखंड में उनकी वो दुर्गति कर देंगे कि उनके पास कुछ नहीं बचेगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सीमा रावत और आप देख रहे हैं आईटीजी टॉक्स। आईटीजी टॉक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर मुद्दे की बात होती है, और आज हम जिनसे बात करने वाले हैं, वैसे उनसे बात तो हमारी पहले भी हुई है, चर्चा हमारी उनसे पहले भी हुई है, लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे चर्चा बार बार होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हमारे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं यूकेडी के एक ऐसे प्रवक्ता जो अपनी बोली के लिए कुछ ज्यादा ही फेमस है, जो अपनी बातों के लिए कुछ ज्यादा ही फेमस है और प्रचलित है इस बात के लिए कि वो बेधड़क होकर अपनी बात कह देते हैं। तो स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में शांति प्रसाद भट्ट जी का। नमस्कार सर, आपसे पहले भी चर्चा हुई है, पहले भी बातें हुई है और कई मुद्दों को हमने बहुत गहराई से जाना भी है। आज कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पे बात करना, चर्चा करना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे उत्तराखंड के भविष्य के लिए। शुरुआत करती हूँ एक ऐसी बात से जिसको हमारे दर्शक भी जानना चाहते होंगे। बात है उत्तराखंड में फैले इस पहाड़ी मैदानी वाली चर्चा की। उत्तराखंड में लगातार जो एक पहाड़ी मैदानी वाला वातावरण बना दिया गया है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले उत्तराखंड क्रांति दल के नेता होने के नाते मैं बड़ा क्लियर कर दूं, उत्तराखंड क्रांति दल का दृष्टिकोण है ये पहाड़ी राज्य है। हर आदमी यहाँ का नागरिक जो है उत्तराखंडी है। वो फिर चाहे गुरुकुल नार्सन का हो, उधम सिंह नगर का हो, विकास नगर का हो, चक्रोता का हो, चाहे फिर धारचूला का हो, जो इस परिधि में रह रहा है वो उत्तराखंडी है, पहाड़ी है। जो लोग पहाड़ और मैदान कर रहे हैं वो राजनीतिक स्वार्थी लोग हैं। वो लोग जिन्होंने उत्तराखंड में कभी संघर्ष भी नहीं किया, जो बाहर से आके यहाँ बसे हैं, राष्ट्रीय पार्टियों द्वारा वो पोषित हैं, वही लोग ऐसा भ्रम फैलाकर राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे रहते हुए ये मंशा उनकी हम पूरी नहीं होने देंगे। उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य आंदोलन में भी सबको एक लेकर राज्य लिया। हम बार बार कहते हैं कि इस परिधि के रहने वाले हर नागरिक के अधिकारों को सुरक्षित करने का जिम्मा हमारा है। दुर्भाग्य है राष्ट्रीय पार्टियां राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह का भ्रम फैलाते हैं, वही लोग ये गलतियां कर रहे हैं। जनता को हम समझा रहे हैं और एक दिन वो चीज जनता के सामने आएगी और सब साफ होगा कि कौन लोग राजनीतिक लाभ के लिए पहाड़ मैदान कर रहे हैं। जनता की बात आई है और जनता ये फैसला जरूर करेगी कि कौन कितना भला है या फिर कौन कितना बुरा कर रहा है। एक बात जो उठी थी, सदन से जो बात निकली थी, पहाड़ियों के लिए जो बातें कही गई थी, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा भी दिया प्रेमचंद अग्रवाल ने। एक बात ये भी है कि किसी पक्ष ने, किसी दल ने और कुछ लोगों ने ये भी बात उठाई है कि जो पहाड़ी मैदानी वाली बात थी उसको ज्यादा खिंचाव दिया है उत्तराखंड क्रांति दल ने, वो सिर्फ इस वजह से कि फिर से वो एक बार हाईलाइट हो पाए। दुर्भाग्य है, अखबार उन्हीं के हैं जो उत्तराखंड क्रांति दल को बदनाम कर रहे हैं। सत्ता भी उन्हीं की है जो पहाड़ की तासीर पर चोट मार रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, सदन में गाली उत्तराखंड क्रांति दल के नेता ने दी, प्रेमचंद अग्रवाल ने दी। सदन की गरिमा को तार तार करने के लिए एक पक्षीय फैसला किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा अध्यक्ष पीठ की उस नेता ने एक तरफा फैसला किया। जनता में उबाल आया। उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल को डांटने की बजाय लखपत बुटोला को डांटा। सबने देखा। ये उत्तराखंड क्रांति दल ने तो नहीं किया ना। जनता में उबाल इस बात को लेकर आया कि प्रेमचंद अग्रवाल सदन में पर्वतीय मूल के लोगों को गाली देता है और भारतीय जनता पार्टी उस पर कार्रवाई नहीं करती। सदन की विधानसभा अध्यक्ष उस पर कुछ नहीं कहती। तो जनता में उबाल आया। लोकतांत्रिक तरीके से जनता के उस उबाल के साथ में हम भी खड़े रहे। प्रेमचंद अग्रवाल ने इस्तीफा दिया, हमने तो नहीं कहा ना। उसने क्या कहा कि यदि मैं पहाड़ी होता तो मेरे साथ ये कार्रवाई ना होती, मैं मैदानी क्षेत्र का हूँ इसलिए मेरे पे कार्रवाई हो। तो किसने मैदान की बात कही?
प्रेमचंद अग्रवाल ने। बदनाम आप यूकेडी को करेंगे, ऐसा चलेगा नहीं। और अगर हमको पहाड़ और मैदान का जहर घोलना ही होता तो सीमा जी आपको अच्छी तरह पता होगा 1994 में 42 आदमी हमारे मार दिए गए थे उत्तराखंड आंदोलन में। खटीमा कांड हुआ, हमने शांतिपूर्वक तरीके से उसका प्रतिरोध किया। मसूरी कांड हुआ, हमने अपना प्रतिरोध किया लोकतांत्रिक तरीके से। मुजफ्फरनगर कांड हुआ, हमने लोकतांत्रिक प्रतिकार किया। देहरादून में गोली चली, हमने लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिकार किया। हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। राष्ट्र के प्रति हमारा जो समर्पण है, वो जो हमारी गांधीवादी सोच है, उसको हमारी कोई कायरता ना समझे। हमने अगर हमको राजनीतिक लाभ लेना होता तो 1994 में इसका लाभ लेते और आज सत्ता में होते। जब भाजपा कांग्रेस के प्रति नफरत के दौर था तब हमने कहा नहीं, मानवीय मूल्यों के आधार पर हम राजनीतिक तरीके से अपनी बात को रखेंगे। भाजपा कांग्रेस भी उत्तराखंड के ही लोग हैं, मिलकर उत्तराखंड की आवाज को बनाते हैं। हमने संयुक्त संघर्ष समिति बनाई। हमको बदनाम कर रहे हो। 25 साल के ये विकास कि तुम सत्ता में 13 साल 14 साल भाजपा को हो गए, 10 साल कांग्रेस के हो गए। विकास बताने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। आपका नेता मैदान पहाड़ करता है, आपके गुर्गे पहाड़ियों को गालियां बकते हैं, और आप बदनाम यूकेडी को कर रहे हो कि यूकेडी कर रही है। चलेगा नहीं। जो हमको बदनाम कर रहे हैं वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि जितना यूकेडी बदनाम करी जाएगी उतना बाहर वाले इस पर राज करेंगे उत्तराखंड में। और इन 25 सालों में ये विकास है। आपके पास विकास बताने के लिए कुछ नहीं है तो अब आप पहाड़ मैदान का झगड़ा खड़ा कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कब किया यूकेडी ने? कब कहा यूकेडी ने? यूकेडी तो आज भी कह रही है आओ मिलकर सब साथ चलेंगे। यूकेडी तो आज भी कह रही है कि गुरुकुल नार्सन का व्यक्ति, उसकी जमीनें छिन गई, उसके रोजगार छिन गए। हम पहाड़ के लिए भी बोलते हैं तो गुरुकुल नार्सन के लिए बोलते हैं। पर जो ये नफरती चिंटू हैं, ये भाजपा के द्वारा पोषित वो व्यक्ति हैं जिनकी जनसंख्या यहाँ करीबन 40-45 लाख से ज्यादा हो चुकी है। ये राज्य 64 लाख लोगों का था। 9 नवंबर 2000 को हरिद्वार मिला के इस राज्य की जनसंख्या 84 लाख की गई। हमने तो विरोध नहीं किया, हमने कहा हरिद्वार भी हमारा अंग है। हमको जमानतें जब्त हो रही, हमने तो कभी राजनीतिक नफरत पैदा नहीं करी। आज 1 करोड़ 35 लाख हो गए। कौन है ये? गुजर समाज हमको घर कह रहा है कि देख लेंगे पहाड़ को। एक महिला जो है वो कह रही है कि पहाड़ को अगर हम राशन बंद कर देंगे पहाड़ी लोग भूखे मरेंगे। हम तो नहीं कह रहे। कौन नफरत फैला रहा है? मतलब जो नफरत फैला रहा है, जो राजनीतिक लाभ लेने के लिए पहाड़ मैदान कर रहा है, उनके ऊपर अखबार कुछ नहीं है कह रहा। बदनाम यूकेडी को कर रहे हैं। अगर यूकेडी नफरत की राजनीति कर रही होती, किसी की बोलने की औकात उत्तराखंड में ना होती। मगर हमारी सहिष्णुता, हमारी ईमानदारी, हमारी राष्ट्रीय भक्ति, इसका लोग नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अखबारों के माध्यम से हमको बदनाम कर रहे हैं। चलेगा नहीं। जनता देख रही है, समझ रही है। भारतीय जनता पार्टी की चूलें हिली पड़ी हैं। यही कारण है कि अब वो नफरती बीज उत्तराखंड में बोकर राजनीतिक लाभ लेने की बात कर रहे हैं। हम इस मंशे को पूरा नहीं होने देंगे। सर, आप बात कर रहे हैं कि यूकेडी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बातों को रखती है या फिर शांतिपूर्ण तरीके से हमने जो है आंदोलन को लड़ा। लेकिन हाल फिलहाल में एक केस सामने आया है जिसमें आपकी पार्टी के जो युवा नेता हैं उन्होंने अपना विरोधाभास या कोई जो प्रकरण हुआ था उसके खिलाफ टेबल पर जूता रखा। तो ये किस तरह की मंशा को दर्शाता है? अगर आपका घर लूट जाएगा ना तो आप भी पत्थर लेके मारने चली जाओगी किसी को भी। ये राज्य यहाँ के मूल निवासियों का है। नौजवान है, बीटेक एमसीए है, नौकरी छोड़ी इसलिए कि एक हरियम चौधरी ने उसको सड़क पे इसलिए मारा क्योंकि वो पहाड़ी था। उसको नौकरी छोड़कर उत्तराखंड आंदोलन में कूदना पड़ गया। आपने कहा कि उसने जूता रख दिया। आपको नहीं दिख रहा है? प्रेमचंद तो सड़क पर पहाड़ी को मार रहा है, गालियां बक रहा है। वो नहीं दिख रहा आपको? प्रेमचंद अग्रवाल पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उसने तो सुरेंद्र नेगी को सरेआम मारा, गुंडों की तरह मारा, लात घूसों से मारा, मंत्री रहते हुए मारा, अपने गुर्गों से मरवाया, पुलिस वालों से मरवाया। आशीष नेगी ने तो प्रतिकार के रूप में रखा। जब आप उसकी कौम को ललकारोगे, उसकी औकात को ललकारोगे, तो क्या वो प्रतिकार भी ना करे? उसने कहा यदि ललकारोगे तो ये भी है। मारा तो नहीं, पढ़ा लिखा लड़का है। आप उसे गलत तरीके से कैसे देख रही हैं? अगर मार देता, मैंने फिर कहा कि वो बहुत ही सभ्य तरीके से उसने आक्रोश भी दिखा दिया
और एहसास भी करा दिया कि पहाड़ के नौजवानों को कमजोर ना समझें। आपने लड़के से काम कराया है, तनख्वाह दीजिए। जो उस समय पर उनका मीडिएटर उनियाल था, उसने भी कहा कि गुप्ता जी आप गलत कर रहे हो, पैसा दीजिए, अगर आप नहीं दोगे पैसा मैं दे दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी के दिमाग में यह बात क्यों नहीं आ रही है कि जिसने काम कराया उसने तनख्वाह नहीं दी? आरोप लगा रहा है। मतलब आप पहाड़ियों को पहले तो नौकरियां छीन लो, उसके बाद यदि कोई होटल में काम कर रहा हो तो उसको अपमानित करके उसकी तनख्वाह भी ना दो और भगा दो। कमजोर समझ रहे हो क्या पहाड़ियों को? वो एक शुरुआत है नौजवान की कि यदि हम गांधीवादी हैं तो हम अपने हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आशीष ने कोई गलत नहीं किया। और सरकार का चरित्र देखिए, उस पे आप गुंडा का आरोप लगा रहे हो। उत्तराखंड की पुलिस को उत्तराखंड में जो गोलियां चला रहे हैं सरेआम, उन पे कार्रवाई नहीं हो रही। उत्तराखंड की पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही, मगर उत्तराखंड की पुलिस सरकार की नुमाइंदा बनकर उत्तराखंड के भोले लोगों पर मुकदमे लगाकर उनको डरा रही है। ये आपको नहीं दिख रहा? ये षड्यंत्र आपको नहीं दिख रहा? अखबार लिख रहा है 2 गुंडे धरे गए। वो अखबार का क्या चरित्र होता है? अखबार का दोनों पक्षों को लिखना होता है। एक तरफ लिखता कि उत्तराखंड क्रांति दल के 2 नेताओं के ऊपर ये आरोप हैं, उत्तराखंड क्रांति दल के नेताओं ने ये कहा। छपता तो हमें लगता कि अखबार भी सरकार की भाषा बोल रहे, उकसा रहे हो पहाड़ियों को। आपको क्या लगता है, अगर हम गांधीवादी हैं तो क्या हम तीनों आंख बंद करके, कान बंद करके, मुंह बंद करके चुप बैठे रहेंगे? नौजवान पीढ़ी है, वो अपने पूर्वजों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। 42 से ज्यादा शहादत देने के बाद ये राज्य लिया है। हमारी शराफत का राजनीतिक लाभ लेने वाले ये समझ जाएं, उकसाना बंद करें। हम फिर कह रहे हैं, हम गांधीवादी विचारधारा के लोग हैं। उम्र गुजर गई मेरी। कभी आपको लगा उत्तराखंड में हमने कोई अलगाववाद किया हो? मगर जो हमको बदनाम किया जा रहा है, जनता समझ रही है यूकेडी के साथ षड्यंत्र क्या हो रहा है। धीरे धीरे सब समझ में आ रहा है। भाजपा कांग्रेस की जिस दिन सरकार हट जाएगी ना, इनकी राजनीतिक ताकत, इनकी राजनीतिक औकात हम जनता के सामने खोल कर रख देंगे कि आखिर ये लोग कितने बेईमान थे। अकूत संपत्ति के मालिक हो गए, आप पे कार्रवाई नहीं हो रही है। गणेश जोशी को आप बचाओ, मेयर गामा को आप बचाओ, सारे मंत्री घोटालों में प्रेमचंद को आप बचाओ, और आरोप यूकेडी पे लगाओ। नहीं चलेगा। जनता देख रही है, समझ रही है कि षड्यंत्र यूकेडी के साथ हो रहे हैं, तभी तो उत्तराखंड उठ रहा है, तभी तो उत्तराखंड उठ रहा है। हम भाजपा की मंशा पूरी नहीं होने देंगे। हम फिर कह रहे हैं, गुरुकुल नारसन से लेकर बद्रीनाथ की परिधि में रहने वाला यहाँ का मूल निवासी है, और जो ये नफरती चिंटू हैं, ये बाहर से आके भाजपा द्वारा पोषित किए हुए हैं। इसीलिए उनको मिर्च लगी है कि पहाड़ी में कहीं ऐसा ना हो, पहाड़ियों के हाथ में सत्ता आ जाए, इसलिए बदनाम कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसका भी पर्दाफाश हम करके दिखाएंगे। जब से ये पहाड़ी मैदानी वाली बात हुई है, उत्तराखंड का जितना भी पहाड़ी है, जितना भी यहाँ का मैदानी जो उत्तराखंडी है, वो इस चीज को देख रहा है कि वाकई में उत्तराखंड में किस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं, किस तरह के षड्यंत्र, हम कह सकते हैं कि इस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अच्छा, युवा पीढ़ी उत्तराखंड क्रांति दल के साथ मिलकर बहुत अच्छी सोच के साथ काम कर रही है, और आक्रोश भी हमने उनका देखा है कि किस तरह से वो प्रतिकार कर रहे हैं उनके खिलाफ होने वाले जुल्मों का। अभी तक उन दोनों युवाओं की रिहाई नहीं हुई, घुमाया जा रहा है, या किस तरह की जो बातें रची जा रही हैं, सारा सब कुछ हो रहा है। तो क्या कार्रवाई करने वाली है यूकेडी आगे? देखिए, यही चीज हम जनता को समझा रहे हैं। एक केस 2 जगह मुकदमा, जबकि अमूमन क्या होता है कि एक व्यक्ति के ऊपर यदि 10 जगह से मुकदमे दर्ज होते हैं तो सारी की सारी एक जगह थाने पे, नियरेस्ट थाने पे जो है सारी क्लब हो जाती है। मगर इधर देखिए, रायपुर में मुकदमा दर्ज करते हैं, राजपुर में मुकदमा दर्ज करते हैं। पहले राजपुर में वाले में गिरफ्तार करते हैं, जमानत मिलती है तुरंत रायपुर वाली भी लगा देते हैं। तो आपको ये षड्यंत्र नहीं दिख रहा? ये कोई हार्डकोर क्रिमिनल है? एक प्रोफेसर है, पत्रकार है, वकील है, दूसरा बीटेक है, एमसी है, उत्तराखंडी है, यहाँ का मूल है, उस पर कार्रवाई नहीं। जो यहाँ के बाहर के हैं, जो यहाँ जमीनें लूट रहे हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही?
जो यहाँ गुंडा एलिमेंट आके बस गए बाहर से आके, उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? पुलिस को उत्तराखंड क्रांति दल के नेता ही गुंडे दिख रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार दमन पे आ गई? अगर भारतीय जनता पार्टी युवाओं को रोजगार दे रही होती, भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के अनुसार विकास कर रही होती, तो आज भाजपा को ये काम करने पड़ते? क्या मुकदमे लगा रहे हो, दमन कर रहे हो, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हो? क्या ये स्वीकार्य है? अगर ये स्वीकार्य नहीं है तो जनता देख भी तो रही है कि कितना दमन कर रहे हो, बताइए। आज उन्हें 12-14 दिन हो गए बंद हुए गए, और पुलिस कोई वहां कागज तक पुटअप नहीं कर रही है, समझ रहे हो? और मैं तो देखता हूं कि क्या क्या भी व्यवस्था हो गई। मतलब कागज के टुकड़े में किसी को तुम कुछ भी लिख दो, 203 का मुकदमा बना दो, 207 का मुकदमा बना दो, 307 का मुकदमा बना दो, और जुडिशियली भी देख नहीं रही है कि ये षड्यंत्र हो रहा है। वहां लिख दिया 307 तो अंदर, 10 साल बाद पता लग रहा है कि वो निर्दोष था। ये कब तक चलेगा? मेरे पे लगे हुए मुकदमे। मैं इस राज्य का मुवज्जिह नागरिक हूं, मैं उत्तराखंड क्रांति दल से हूं, राज्य आंदोलन से निकला हुआ हूं, सब जानते हैं। मगर कितना बढ़िया तरीका है, किसी ऑफिस में जाओ, अगर तुम कह दो कि ये काम गलत हो रहा है, इसको ठीक करो, तो आपके जाने के बाद अखबार में, किसी फर्जी अखबार में नाम लिखा और उसको आधार बना के मुकदमा डाल दिया, और बाद में पता लग रहा है कि हमने किसी ऑफिस में जाके आगजनी कर दी, अधिकारी को मार दिया। 12 साल बाद पता लग रहा है हमको किस अधिकारी को मार दिया, कहाँ मार दिया, कुछ नहीं। मगर जब जेल से बाहर निकल कर आए, जज के सामने जब रखी, चार्ज फ्रेम के टाइम पर जज ने भी कह दिया तो फर्जी मुकदमा है। मगर जो जो 10-12 दिन की यातना हमने झेली है, उसका कौन जवाब देगा? सही बात है, उसका कौन जिम्मेदार है? ये षड्यंत्र हो रहे हैं। मतलब पहाड़ का आदमी वैसे ही बेचारा नौकरी पेशा वाला समाज है, राजनीति जानता नहीं है, मगर 2-4 लोग जो राजनीति कर रहे हैं, उनको आप ऐसे फर्जी फंसाओगे मुकदमों में? क्या धामी जी भूल गए फौजी की बेटे हैं? कहां कहां जमीनें खरीदी हैं, सब कागज आ गए हमारे पास। तुम्हारे कर्म तुम्हारे बच्चों को भुगतने पड़ेंगे, अच्छा लगेगा? नफरत से राजनीति नहीं होनी चाहिए। धामी जी, आज आपके पास सत्ता है, कल नहीं रहेगी। जिस दिन सत्ता बदलेगी, तो जो जो आप कर रहे हो, अगर यूकेडी भी एक काम करने लगी, तो भाजपा का एक नेता भी घर में नहीं मिलेगा। तो मैं फिर कह रहा हूं कि ये षड्यंत्र हमारे साथ जो हो रहे हैं, जनता धीरे धीरे समझ रही है कि यूकेडी के लोगों को जानबूझ के परेशान किया जा रहा है, बदनाम किया जा रहा है। उत्तराखंड क्रांति दल धरती पुत्रों की पार्टी है, सब जानते हैं कि जिस दिन ये सत्ता में आ गए, ये विकास कर डालेंगे, गांव के अंतिम व्यक्ति को विकास से जोड़ देंगे। इसलिए इनको बदनाम करो, जितना ज्यादा बदनाम करोगे। बदनाम करने के तरीके, अखबार में झूठा छापो, चैनलों में झूठा दिखाओ, यूकेडी को बदनाम करो, उसके बाद कहो कि देखो हम चाहते हैं यूकेडी को, मगर यूकेडी तो फलाना है। अभी आप में से किसी एक चैनल ने की इतनी हैसियत नहीं बन पाई कि वो ये कह दे कि कितना लड़का संयमित था, कि उसको ललकारा, उसने सिर्फ जूता दिखाया। प्रेमचंद ने तो मार दिया। किसी अखबार ने ये नहीं छापा कि उत्तराखंड में होटल में काम करने वालों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, काम कराने के बाद तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। यूकेडी ने 2 ऐसे प्रकरण उठाए हैं, सैकड़ों होटल वाले ऐसा कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। ना अखबार लिख रहा है, ना सरकार देख रही है, ना लेबर कोर्ट देख रही है। कौन जवाबदेही करेगा इसकी? लोकतंत्र में जब जनता निराश हो जाती है तो नेताओं के पास आती है। मैं तो उस प्रकरण का तो मैं गवाह हूं। मैंने ही मालिक को कहा पुलिस बुलाओ, पुलिस के सामने समझौता कराया, पुलिस समझौता कर रही है और पुलिस ही गुंडा एक्ट लगा रही है हम पे। समझ नहीं आ रहा? जनता समझ रही है। खैर, सत्ता दमन करती है, पलटेगी जिस दिन, इसका भी जवाब, मुंह तोड़ जवाब देंगे। उत्तराखंड में इस तरह की जो चीजें चल रही है, लगातार जो अपराधी होता है वो तो कानून के हाथों से बच निकलता है, या कानून से बच निकलता है, और जो मैं कहती हूँ कि जिनको षड्यंत्र के तहत फंसाया जाता है, वो बेचारा बाध्य हो जाता है सिर्फ एक न्याय की मांग में, या फिर सिर्फ फंस जाता है अपनी बात को ना रखने की उसमें। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपने उत्तराखंड को बनते हुए देखा है, अपना योगदान दिया है। आज उत्तराखंड की ऐसी स्थिति को आप किस तरीके से देखते हो, और सबसे बड़ी बात, आने वाला जो समय होगा उसमें उत्तराखंड किस तरह से बदल जाएगा? देखिए, जिस परिकल्पना को लेकर राज्य के लिए लोगों ने संघर्ष किया, उसके ठीक विपरीत काम हो रहा है। 9 नवंबर
2000 को जब ये राज्य बना, तो जो सपना था हमारा कि हमारा जल जंगल जमीन पर अधिकार होगा, हमारी बोली भाषा पर अपना अधिकार बनेगा, पहाड़ का अंतिम व्यक्ति सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी, रोजगार, स्वरोजगार से जुड़ेगा, गांव में खुशहाली आएगी, पलायन रुकेगा, बहु बेटियों की जो चेहरे में उदासी है वो दूर होगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, खुशहाली आएगी, यही सपना लेके तो राज्य बना। मगर राज्य बनने के बाद हुआ क्या? हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाकर आपने सबसे पहले जो उत्तर प्रदेश से पुनर्गठन हुए थे, 26 राज्य विरोधी संशोधन जो हुए थे, उस पर एज इट इज मोहर लगा दी, हमको उत्तर प्रदेश का उपनिवेश बना दिया, पानी पे हमारा अधिकार छीन लिया, पनबिजली परियोजनाओं में भार वाले बैठ गए, नहरों में उत्तर प्रदेश का कब्जा करा दिया। तो क्या आपको दिख नहीं रहा था षड्यंत्र हो रहा है हमारे साथ? और उसके बाद क्या हुआ? जो मुख्यमंत्री आया उसी ने बाहर वालों को पोषित किया, जमीन हमारी खत्म कर दी, संसाधनों पे सारे बाहर वाले बैठ गए। आपको दिख नहीं रहा है? जिन भोले पहाड़ के लोगों के लिए राज्य मांगा था, आज उन पहाड़ के भोली जनता को अब यहाँ गरिया भी रहे हैं। होटल में, आप होटल इंडस्ट्री में हरियाणा वाले घुस गए, टैक्सी करने का काम करने वाले हमारे जो हैं वो भूखे मर रहे हैं, 4 धाम यात्रा में दिल्ली हरियाणा से बुकिंग हो रही है, हमारा आदमी मजबूर हो गया, उसे 40,000 रुपये में टैक्सी का ले जाने को नहीं मिल रहा ग्राहक, और वो जो है दिल्ली वाले जो है प्राइवेट गाड़ियों में सारी यात्राएं करा रहे हैं, पूरी पुलिस मिली हुई है, डीजीपी उनका है, देहरादून का एसएसपी, देहरादून का कानून व्यवस्था की से ज्यादा वो धामी जी की व्यवस्था सुधारने पे लगे हैं। दिख नहीं रहा आपको? फर्जी मुकदमे लगाने पे एसएसपी अजय कुमार को तो इस समय पर थाना का थाना सस्पेंड कर देना चाहिए था। क्या देख रहे हैं वो? उन्हें दिख रहा है कि यूकेडी के नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमा लगाया, महसूस भी कर रहे हैं, मगर चुप हैं। ऐसे चलता है जिला। मैंने कहा ना कि सब सत्ता के अधीन होकर देश को, राज्य को लूट रहे हैं। ये व्यवस्था ठीक नहीं है। जिस परिकल्पना को लेकर राज्य बनाया था, आज उस पर हुआ क्या है? 1 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। प्रति व्यक्ति हम 4.5 से 5, 3.5 से 4.5 लाख रुपए कर्ज पे डूब गए। ये राज्य का विकास है? बच्चा जन्म बाद में ले रहा, 3.5-4 लाख का कर्ज में आ गया हो। पानी हमारा नहीं है, जंगल हमारा नहीं, जमीन हमारी नहीं है, रोजगार पर हरियाणा वालों ने कब्जा कर लिया, इंडस्ट्री पे दिल्ली वाले, बंबई वालों का कब्जा हो गया। पहाड़ी को मिला क्या है सिवाय कर्ज के, जनसंख्या विस्फोट के? 64 लाख लोगों को हम रोटी खिलाने की स्थिति में नहीं है और 1 करोड़ 35 लाख की जनसंख्या कर दी। वोट के लिए तुमने बाहर से बिहारी हरियाणा के लाके बसा दिए। आपको दिख नहीं रहा है? डेमोग्राफी जो उत्तराखंड की चेंज हो रही है वोट के लिए, क्या दिख नहीं रहा है खतरा उत्तराखंड के लिए? सीमांत क्षेत्र है, हमारी तो सीमाएं सुरक्षित नहीं है, मगर किसको बोले? पहाड़ की भोली जनता राष्ट्र के नाम पर इनको वोट दे रही है, अपने ही बच्चों का जीवन बर्बाद कर रही है। माँ कह रही चप्पा चप्पा खाजपा, लड़का चरस बेच रहा। बाप कह रहा भाजपा जिंदाबाद, लड़का वहां इंटर में फेल, 10वीं में फेल। घर घर जाकर देखिए पहाड़ों में क्या बुरी स्थिति है। जो माँ बाप भाजपा का झंडा उठा रहे हैं, उन्हीं के बच्चे चरसी शराबी बन रहे हैं। और इससे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, मुझे तो एक प्रकरण है, कहना नहीं चाहिए, अब हालात इतने खराब हो गए कि भाजपा वाले के आपस में शादियां कर रहे, चल तेरा भी नालायक मेरा भी नालायक। पहाड़ों में पढ़े लिखे लड़कों का ब्याह नहीं हो पा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो राजनीति में इतना चरित्र खत्म कर दिया है कि पहाड़ में बच्चों के लिए शराब के अलावा कुछ नहीं रहा। इतना बुरा हाल, इसकी कल्पना ना तो हमने कभी करी थी कि हमने ऐसे राज्य के लिए हमने अपना बलिदान दिया, ऐसे राज्य के लिए संघर्ष किया। और इसके दोषी दोनों राष्ट्रीय पार्टियां जिन्होंने उत्तराखंड बर्बाद किया है। ऐसी कल्पना हमने नहीं करी थी। हमारे सारे धंधों में बाहर वाले बैठ गए। टैक्सी चालकों को देखिए, 12.5 लाख की गाड़ी, उसकी बैंक की किस्त देने की स्थिति में नहीं है। रिस्पना पुल में 6-6 दिन तक गाड़ी खड़ी रहती है, एक चक्कर नहीं मिलता। उसको अपने बच्चे भी पालने हैं, बच्चों की फीस भी देनी है, गाड़ी की किस्त भी देनी है। महीने में 2 ड्राइवर फांसी खा ले रहे। किसने किया ये हाल? सरकार का काम नहीं है क्या कि उत्तराखंड के व्यवसायियों को आर्थिक रूप से मजबूत करना? जितने हमारे ट्रैवलिंग एजेंसियां चलाने वाले लड़के हैं, सबकी दुकानों पर ताले लग गए। ट्रैवलिंग एजेंसी का खर्चा वो दे रहे हैं, टैक्स वो भर रहे हैं, और सवारियां कौन ढो रहे हैं? दिल्ली वाले, हरियाणा वाले। कौन रोकेगा? ये काम धामी का था। 4 धाम यात्रा पहले बेरोक टोक चलती थी, अब यहाँ रजिस्ट्रेशन के नाम पर शोषण हो रहा है। आपको मालूम है, फर्जी मुकदमे पुलिस वाले लगा देते हैं। तेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, हाँ बोल मेरे को इस ट्रैवलिंग एजेंसी वाले ने लूट लिया, उसने झूठी फर्जी मुकदमा लिखाया, तथ्य कोई नहीं है,
पर उसमें पुलिस वाले ने ठप्पा मारा, वो जाके यात्रा कर रहा, पीछे से पैसे खा लिए। पिछली बार मेरे पास 40-45 केस ऐसे आए जिसमें कि फर्जी शिकायत कर कर लोग यात्रा कर गए। किसको नुकसान हो रहा? हमारे बच्चों को। तो आप सोचिए, राज्य किसके लिए मांगा हमने? होटल में हमारा कब्जा नहीं है, टैक्सी में हमारा कब्जा नहीं है, ट्रैवलिंग में हमारा कब्जा नहीं है, इंडस्ट्री में हमारा कब्जा नहीं है, किसानी में हमारा कब्जा नहीं है। हमारा है किस में कब्जा? सब तो बाहर वालों के पास चला गया। गुंडे माफिया हमारी छाती पे बैठ गए। भाजपा को पोषित कर रहे, इसलिए हम लूट रहे। उसके बावजूद भी लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड क्रांति दल जो बोल रहा है ये ठीक नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है। ऐसी कल्पना नहीं करी थी हमने इस राज्य की। और लोकतंत्र में सत्ता ही सब कुछ है। सत्ता मिलेगी, उत्तराखंड के सपनों का उत्तराखंडियों के सपनों का उत्तराखंड हम बना देंगे। मगर उसके लिए सत्ता में जाना है। मगर सत्ता में जाने के लिए 40,000 आदमियों को एक मत करना है। उसके लिए जो वर्तमान दौर है 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, 50 करोड़, कोई सीमा ही नहीं है विधायक बनने की। हम कर्मचारी बहुल्य क्षेत्र के लोग हैं, गरीब किसान के बच्चे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए जमानत जब्त हो रही है। जो आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं, जो आपकी नौकरियां बेच रहे हैं, आपके जल जंगल जमीन बेच रहे हैं, आपके संसाधन बेच रहे हैं, वो सत्ता में आने के लिए आपको पोषित करके फिर लूट कर आ रहे हैं। आपको दिख नहीं रहा? 500-500 करोड़ में सत्ता परिवर्तन हो रही है। इसमें यूकेडी कमजोर है, इसलिए बाहर है। नहीं तो मुद्दे हमारे बराबर किसी के पास हैं बोलने के लिए। मगर दुख है, हमें बदनाम किया जा रहा है। ऐसे उत्तराखंड की कल्पना तो हमने करी थी ना, हमारे शहीदों ने कभी सोचा था। आज वो भी ऊपर बैठे सोचते होंगे कि कैसे राज्य के लिए हमने बलिदान दिया। जहां सब कुछ लुट रहा है, जनता समझ नहीं रही है। ये सवाल है। जनता समझ नहीं रही है। जनता लगातार, मैं कहती हूँ कि बहकावे में आ जा रही है सारी चीजें जो हो रही है। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है ना सर कि इस जनता को जगाने का काम कौन करेगा? अगर हर कोई सिर्फ यही बोलता रहेगा कि नहीं जनता नहीं जाग रही है, हमसे नहीं हो रहा है। विपक्ष की भी अगर हम बात करें तो विपक्ष भी ये बात कहता है कि भाई हमको कमजोर कर दिया गया है, जनता को समझना होगा। जनता अगर विपक्ष को मजबूत बनाएगी तभी जाके वो पक्ष के खिलाफ खड़ी हो पाएगी या मुद्दे उठा पाएगी। लेकिन आखिर अगर हर कोई ये कह रहा है कि जनता नहीं जाग रही है, जनता नहीं सुन रही है, तो उनके बीच जाके उनको सुनाएगा कौन? बहुत सही सवाल आपने किया है। अगर आपका ये पॉडकास्ट नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पे भी ना होता। और जो राष्ट्रीय चैनलों में है वहाँ तो यूकेडी को कोई स्थान नहीं है, अखबार छाप नहीं रहे। जनता की आवाज कौन बनता है? चौथा स्तंभ। चौथा स्तंभ तो बिल्कुल चरण पादुकाओं में बैठ गया जाके सरकार की। उत्तराखंड क्रांति दल के मुद्दों पर, उत्तराखंड क्रांति दल के दर्द को यदि अखबार छाप दे तो भाजपा कांग्रेस के नेता गांव में घुस ही नहीं सकते। आप सोचिए, जो किसानों के हक को लूट रहे हो, गणेश जोशी पे 600-700 करोड़ का घोटाले का आरोप लगे। ये मैं तो नहीं कह रहा, ये तो जुडिशियली से निकला था नोटिस। क्या हुई कार्रवाई? भारतीय लोकतंत्र में कितने शर्म की बात है कि अब जुडिशियली में भी दाग लगने लग गए। दिल्ली कांड देख लिया आपने? आप कहाँ जाओगे? किस पे विश्वास करोगे? और कितना सरल है, कितना सरलता से है। अगर कोई 1,000 रुपए की रिश्वत लेके पकड़ा जा रहा है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो जा रही है। कहाँ जा रहा है लोकतंत्र? उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों पर कोई अखबार, कोई राष्ट्रीय चैनल चर्चा करने को तैयार नहीं है। धाकड़ धामी 3 साल बेमिसाल। क्या है 3 साल बेमिसाल? अंकिता की हत्या क्यों हुई पता लगा आपको? ममता बहुगुणा को किसने मारा श्रीनगर में पता चला आपको? मगर आशुतोष और आशीष नेगी ये गुंडे बन गए, ये उत्तराखंड की आवाज उठा रहे हैं। ये मैं तो नहीं कह रहा हूं ना, आपका ही सांसद संसद में कहता है कि सरकार खनन माफिया है। रात दिन हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, देहरादून को कोड करके उन्होंने संसद में कहा है, भारत की सबसे बड़ी सल्तनत के मंदिर पर जाकर कहा। आपको लग रहा है कि मोदी जी जो कहते हैं कि मुझे उत्तराखंड से बहुत प्यार है, उन्होंने उसका संज्ञान लिया? धामी पे कार्रवाई हो रही है, आपको लग रहा है? अभी अखबार में परसों अखबार में छपा है, पहाड़ में 12 जगह दारू की दुकानें और खुल गई। मेरे यहाँ यमकेश्वर विधानसभा में 4 जगह खुल गई। कांडी में खुल गई, उतिंडा में खुल गई, भरतपुर में खुल गई। क्या उत्तराखंड में रोजगार की जगह शराब देना ही सरकार की मान्यता? इनको मुद्दे कौन बनाएगा? अखबार क्यों नहीं छाप रहे कि उत्तराखंड को देवभूमि को शराब भूमि बना दिया? कहीं लग रहा है आपको आक्रोश?
बस अखबारों में धाकड़ धामी, धाकड़ धामी, धाकड़ धामी। उन्हीं का सांसद कह रहा है ये धाकड़ नहीं, ये तो खनन माफिया है, शराब माफिया है। कहीं आपको दिख रहा है? बेटियां सुरक्षित नहीं है, बच्चे पढ़, इतनी महंगी एजुकेशन हो गई है कि अब यहां लोगों ने बच्चे पढ़ाने मुश्किल कर दिए। प्राइवेट में पढ़ा ही नहीं पा रहे, सरकारी में टीचर नहीं है, स्कूल बंद कर दिए। तो आपको दिख नहीं रहा, जितना अनपढ़ रहेगा समाज उतना भाजपा का चप्पा चप्पा खा चप्पा करेगा। ये सवाल है, आप जैसे पॉडकास्ट हैं दिखा रहे हैं, जनता समझ भी रही है, ऐसी बात नहीं है, निराशा नहीं है, इतनी भी दुनिया में अंधेर नगरी नहीं है। आप जैसे लोग दिखा रहे हो, जनता भी समझ रही है। भाजपा के बहुत बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। 27 में इनका सुपाड़ा साफ होगा और यूकेडी आएगी तो एक एक चीज का हिसाब लेंगे ना। अभी हम कोई मर थोड़ी ना गए। सांस, अंतिम सांस तक संघर्ष जारी रहेगा। जिन्होंने राज्य लूटा है उनसे वो पैसा वापस राजकोष में जमा कराकर यहाँ के मूल निवासियों को पैसा दिया जाएगा। जितनी जमीनों पर कब्जा किया है कब्जा छुड़वा दिया जाएगा। हम तो कह रहे हैं, देखना ईश्वर कब हमारे हाथ में वो ताकत देता है। हम निराश नहीं है, पर बहरहाल उत्तराखंड के साथ बहुत बड़ा अनर्थ इन दोनों राष्ट्र पार्टियों ने किया। अनर्थ तो लगातार हो रहा है। अगर हम जनहित के मुद्दे देखें, क्षेत्रीय मुद्दे देखें या पहाड़ के विकास की बात करें, तो कई तरीकों से छला जा रहा है उत्तराखंड को, ये बात अक्सर सामने आती है। तो आगे किस तरह की रणनीति रहेगी यूकेडी की? एक धाकड़, मैं कह सकती हूँ, एक धाकड़ वापसी करने की क्या रणनीति रहेगी यूकेडी की? हमारी तो रणनीति जो पहले थी वो आज है और आगे भी रहेगी। अंतिम व्यक्ति जो गांव का है उसको विकास से जोड़ना, न्यायपद तरीके से सत्ता को चलाना, द्वेषपूर्ण होकर राजनीति ना करना, सबको साथ लेके चलना। ये हमारा संकल्प पहले भी था आंदोलन के दौर में, राज्य बनने के बाद भी हमारा वही संकल्प है, सबको साथ लेके चलना। किसी एक के बगैर भी आप विकास नहीं कर सकते, हर वर्ग की जरूरत है। नफरत की राजनीति से हम दूर दूर तक हमारा कोई नाता नहीं है। यही कारण है कि इन 25 वर्षों में हमको समझने में जनता भूल कर रही है, इसीलिए पिट रही है। जितना दर्द बद्रीनाथ में रहने वाले व्यक्ति का है उतना ही दर्द गुरुकुल नार्सन वाले का है। जितनी जमीनें हमारी लूटी गई हैं उतनी गुरुकुल नार्सन वाले की भी जमीन लूटी गई है। जितने बच्चे हमारे बेरोजगार पहाड़ के हैं उतने ही मैदान के बच्चे भी बेरोजगार हैं। हालात दोनों जगह बदतर हैं। सवाल किसी एक क्षेत्र विशेष का नहीं है, सवाल पूरे उत्तराखंड का है। और हमारे हाथ में अगर सत्ता आएगी तो फिर हम वही कह रहे हैं, भारत गांव से जाना जाता है, भारत की पहचान गांव है। शहर में कृत्रिम जीवन है, शहर मानव का पेट नहीं भर सकता। मानव का पेट भरने के लिए गांव को विकास से जोड़ना है और हमारी गांव को विकास से जोड़ने की नीति है। गांव में अपने हल लगाओ, 200 रुपये रोज पाओ। मनरेगा के तहत महिला अपने घर में गाय बाछी बांधे, घी दूध करे, 200 रुपये रोज ले। इससे क्या होगा, हमारी जो बेहद कीमती जमीन जो खाली पड़ी है उन पे हल चलेंगे, अनाज होगा। गांव में महिला जो अपने गाय भैंस के साथ रहेगी, गाय बाछी के साथ, जब 5-7 हजार रुपये महीना उसको मिलेगा, वो अपना दूध बेच के भी अपना कर लेगी, उसका भी जीवन यापन होगा। 1 दशक नहीं, 2 दशक नहीं, 3 दशक, कम से कम 3 दशक तक मानव को उसकी सभ्यता, उसकी संस्कृति से जोड़ने के लिए उसको आर्थिक लाभ देना पड़ेगा। जब उसे मिलेगा वो गांव में आ जाएगा, क्योंकि दिल्ली में 10,000 रुपए की नौकरी क्यों करेगा। जब उसे गांव में ही 15-20 हजार रुपए का जुगाड़ मिल जाएगा, अपनी खेती से उसे साग सब्जी भी मिल जाएगी, जंगली जानवरों से उसे निजात मिल जाएगी। जब खेतियां होंगी तो जंगली जानवर भी दूर दूर होंगे, तो क्यों नहीं होगा विकास। उत्तराखंड क्रांतिदल तो यही तो कह रहा है कि गुरुकुल नार्सन का भी व्यक्ति यदि गरीब है, अपने खेत में काम कर, 200 रुपए ले, क्या जरूरत है शहर में जाने की। मगर ये नीतियां बनी हैं कि जमीन बेच, गांव छोड़, शहर में आ, 50 गज के मकान में कैसे रहेगा कोई। एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी कैसे रहेगी उस 50 गज में। ये षड्यंत्र है। पहाड़ की जमीन सोना जमीन है, उस जमीन पर बड़े बड़े गिद्धों की नजर है। इसलिए नीतियां ऐसी बन रही हैं कि पहाड़ खाली हों और बड़े बड़े धनाढ्य वहां रहें। अगला युद्ध पानी का होगा, अगला युद्ध शुद्ध हवा का होगा, और पहाड़ में दोनों चीज प्रचुर मात्रा में है। इसलिए पहाड़ियों को बर्बाद किया जा रहा है सत्ता के दम पर। हम उसे रोकेंगे, और जिस दिन यूकेडी की सरकार आएगी 85 साल कोई हमें हिला नहीं पाएगा, क्योंकि गांव का व्यक्ति विकास से जुड़ेगा तो यूकेडी के साथ जुड़ेगा।
और अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करेगा। सर, एक सवाल मेरे मन में काफी टाइम से चल रहा है हम्म, कि जब यूकेडी के मुद्दे, यूकेडी की बात हम्म, क्षेत्र से जुड़ी हुई है, हम्म, पहाड़ के व्यक्ति से जुड़ी हुई है, हम्म, पहाड़ के लिए जुड़ी हुई है, हम्म। तो क्यों नहीं यूकेडी को आज तक चुना गया? क्यों नहीं यूकेडी के हाथों में आज सत्ता है? भोले लोग हैं पहाड़ में। आप पहाड़ की तासीर को नहीं समझ सकी हो, इसका मतलब कभी गांव में जाके कहना, कभी अपनी माँ से कहना, माँ मैं ये करना तूने, माँ वही कर देगी, ये भी नहीं पूछेगी मेरी बेटी गलत कह रही है सही। ऐसी गांव में महिलाओं को, बुजुर्गों को बाहर से आके बहला फुसला देते हैं कि राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इनको वोट दो, दे देते हैं लोग। उन्हें पता ही नहीं है कि हम जिनको वोट दे रहे हैं ये लोग दरिंदे हैं। अब आपने कहा यूकेडी, आपको पता है पहाड़ में ब्लॉक की खबर दूसरे ब्लॉक में नहीं जाती। खबरों को इस कदर बांट दिया गया है कि एक दूसरे को पता ही नहीं पहाड़ में क्या हो रहा है। झूठी खबरें पोषित की जा रही हैं। जब व्यक्ति को सूचनाओं से दूर किया जाएगा, झूठी खबरें पेश की जाएंगी, तो बेचारे को क्या, गांव में व्यक्ति को पता लगेगा। पहाड़ का 90% आदमी, 100 में से 90 आदमी रोजगार वाला है। वो दिल्ली बंबई कहीं कहीं नौकरी कर रहा है। गांव में बचा कौन है? गांव के मूल को समझने वाला जो बुजुर्ग है, उसे तो पता ही नहीं उसके लिए कौन नीति क्या बना रहा। तो उत्तराखंड क्रांति दल की जो विचारधारा है, जो उत्तराखंड क्रांति दल के मुद्दे हैं, वो छुपाए जा रहे हैं, बताए नहीं जा रहे। इसलिए उत्तराखंड क्रांति दल, और मैं इसको बड़े बड़े दिल से कह भी रहा हूं कि हम संसाधनों से कमजोर होने के कारण हम संगठन बना पाने में भी कमजोर हुए हैं इन 25 सालों में। जो पोषित करते हैं संगठन, उनके बन जा रहे हैं। आजकल बिना लालच के कोई बन पा रहा है किसी का साथी? अब जितने लोग हमारे साथ खड़े हैं, एक विधानसभा में 500-700 आदमी बिना स्वार्थ के हमारे साथ खड़े हैं, मगर वो 500-700 आदमी इतने सक्षम नहीं है कि 50,000 आदमियों को इकट्ठा कर सके। मगर जो लुटेरे हैं, वो 20 करोड़ खर्च करके बोट को बंबई, दिल्ली, जापान से भी मंगवा लाते हैं। मतलब जापान से अगर 2 बोट हैं तो बाई ईयर मंगवा लेते हैं बोट। आओ बोट दे के जाओ, जाने आने का खर्चा भी हम देंगे। वो इतने सक्षम है लूटने के लिए, और हम इतने कमजोर हैं, चाहकर भी हम अपने आदमियों को एक जगह इकट्ठा नहीं कर पा रहे, इसलिए हम हार रहे। मगर क्या हमेशा रहेगा ऐसा? धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है यूकेडी को मजबूत करने के लिए जनता को आंदोलन की जरूरत है, और यही आंदोलन हो रहे हैं अब जिस दिन जनता ने यूकेडी के नेताओं को ठान लिया जिताना है, तो धनाढ्य धरे रह जाएंगे, यूकेडी के लड़का सदन पहुंच जाएंगे। क्योंकि हम पैसे से नहीं जीतेंगे, हम जनमानस जन समूह के संघर्ष से जीतेंगे। और जन आंदोलन खड़ा हो गया कि यूकेडी को जिताना है, तो हम जीत जाएंगे। हम पैसे से नहीं, जनता के द्वारा जीते जाएंगे। और जिस दिन जनता अपने लिए अपना नेता चुनेगी, यूकेडी को आप आगे देखेंगे। अभी तो पार्टियों के नेता चुने जा रहे हैं पूंजीपतियों के पैसों से। यही कारण है, पूंजीपति मजे ले रहे हैं, गरीब जनता पिस रही है। धीरे धीरे जनता समझ रही है, हम भी लोगों को समझा रहे हैं, और आप जैसे पॉडकास्ट दिखा भी रहे हैं। मैं कोई बड़े चैनल पे तो नहीं मैं बैठ रखा, मगर आप दिखा रहे हो। इतनी ताकत हमारे पास भी है सोशल मीडिया में कि आपकी बात को हम गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं, और जनता देख रही है, समझ रही है कि नहीं, यूकेडी को छदम तरीके से बदनाम किया जा रहा है। यूकेडी कमजोर है आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से, मुद्दों के रूप में यूकेडी बहुत मजबूत पार्टी है। इसको हम आगे लेकर आएंगे। और देखिए आप नौजवान जुड़ रहे हैं ना, आशीष एक उदाहरण है, आशुतोष एक उदाहरण है, पढ़े लिखे लड़के आ गए ना संघर्ष में। ऐसी बहुत से लोग हमारे पीछे खड़े हो गए। कल का भविष्य इनका है, हम तो इनके लिए रास्ता बना के जा रहे हैं। जरूरी नहीं है शांति प्रसाद भट्ट विधायक बने, मगर शांति प्रसाद भट्ट का जो रास्ता बनाया हुआ है, उसमें हमारी अगली पीढ़ी अगर संपन्नता से आगे बढ़ेगी, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी क्या है। विधायक बनना मेरे लिए विषय नहीं है, मगर अगली पीढ़ी यदि अपने हक हकूक के लिए जागरूक हो गई, तो मेरे लिए इससे बड़ी जीत नहीं है। और मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से कि नई पीढ़ी समझ रही है यूकेडी, इसीलिए यूकेडी मजबूत हो रही है। तो हम निराश नहीं है, और जिन्होंने लूटा उन्हें छोड़ेंगे नहीं। बार बार कहते हैं हम छोड़ेंगे नहीं, सब यही करेंगे, उल्टी करवा देंगे उनसे। उनको आप देखेंगे, माफ करना, वो कच्चे लायक नहीं छोड़ेंगे उनको हम। उत्तराखंड में उनकी वो दुर्गति कर देंगे कि उनके पास कुछ नहीं बचेगा। क्योंकि हमने संदेश भी देना है कि जो देश के साथ गद्दारी करते हैं, जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, उनका राजनीतिक जीवन ऐसा भी होता है। इसलिए देशभक्त बनो, राष्ट्र के प्रति प्रेम करना सीखो, राज्य के प्रति प्रेम करना सीखो। अगर आप जनप्रतिनिधि हो तो जनता के प्रति समर्पण का भाव रखो, तब आपको दिखेगा चरित्रवान नेता। और इनको हम ही करेंगे राजनीतिक रूप से नंगा। देखते रहिए, समय आएगा, आज नहीं तो कल आएगा जरूर।
हम नहीं करेंगे तो हमारी अगली पीढ़ी तैयार खड़ी है जिनका हक छीना हुआ, छोड़ेंगे नहीं। ये चिंगारी उठ चुकी है एक नए बदलाव की, कि कुछ निश्चित रूप से, नया होगा। निश्चित और रूप लगातार हम भी देख रहे हैं कि जनता जो है अब अपना भला और बुरा पहचानने में सक्षम हो रही है। देख रही है कि उनको किस तरह से अब तक लूटा गया है या फिर किस तरह से अब तक उनको छला गया है। और ये बहुत बड़ी मेरे नज़र में तो ये कामयाबी है कि हमारी पीढ़ी के लोग, हमारी पीढ़ी के युवा इस चीज़ को समझ रहे हैं कि उनके लिए सही क्या है और गलत क्या है। सर, एक लास्ट सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी से। कि उत्तराखंड में जिस तरह से हम परिवर्तन देख रहे हैं, जनता जिस तरह से जागरूक हुई है, 25 साल पहले एक आंदोलन उठा था उत्तराखंड को एक अलग तरीके के राज्य की मांग के लिए, एक अलग राज्य बनाने के लिए, और आज फिर से एक आंदोलन खड़ा हो रहा है उत्तराखंड की एक अस्मिता को बचाने के लिए। तो क्या लगता है कि इस तरह के आंदोलन इतने कम समय में फिर से एक और आंदोलन उत्तराखंड को किस तरफ लेकर जाएगा? बहुत सही सवाल किया तुमने बेटा। समझो इस बात को, पहले तो उत्तर प्रदेश से लड़े हम, हम्म। मुलायम की तानाशाही देखी। अब इन 25 वर्षों में ये जो आप बदलाव देख रहे हो, इसके पीछे कौन कारण है, मैं आपको बताता हूँ। पहाड़ी क्यों जागा या हम्म। नौजवान क्यों भड़का। हरिओम ने थप्पड़ मारा आशीष को उसी के घर में, तब वो उत्तराखंड का अंदर का नेता बना। एक कोई तोमर लड़का है, वो गालियां दे रहा है पहाड़ियों को, पुलिस उस पर मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। 2023 से लगातार वो पहाड़ पर्वतीय मूल के लोगों को गाली दे रहा है और भाजपा द्वारा पोषित है। एक व्यक्ति प्रेमचंद के प्यार में गुजर कहता है, गुजर समाज का हूं मैं, इन पहाड़ियों को देख लेंगे। हम तो नहीं कर रहे ना। उत्तर प्रदेश से लड़ना तो ठीक था, मगर ये उत्तर प्रदेश के चिंटू उत्तराखंड में आकर अब हमको धमका रहे हैं। इनका इतना दुस्साहस कौन बढ़ा रहा है इनको? देखो तो ये राष्ट्रीय पार्टियां जिनके 5 रुपए के मेंबर बने हैं, उसके बाद भाजपा इनको पोषित कर रही है, पुलिस इनको सहयोग कर रही है, तभी तो ये पहाड़ियों को ललकार रहे हैं। और जब ये पहाड़ियों को ललकार रहे हैं तो नौजवान जिनका रोजगार छिन गया तो भड़केंगे नहीं। अब लोगों को समझ में आ रहा है, उन माओं को समझ में आ रहा है कि आपके बच्चों का नौकरी तो भाजपा ने छीनी छीनी, अब तो आपके बच्चों को मारने पे भी उतारू हो गए। और मारने वाले कौन? मैं आपसे पूछता हूं, रवि बोडोलो को सरेआम चौक चौराहे पे गोली मारने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी का पन्ना प्रमुख अपराधी जो यहाँ पे ब्याज का काम करता था। कितनी शिकायतें थी उसकी, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? रवि बोडोला पे जब गोली मारी तब कार्रवाई हुई। उत्तराखंड के अंदर जितने भी अपराध हो रहे हैं भाजपा के पोषित व्यक्ति कर रहे हैं। बच्चियों के साथ बलात्कार से लेकर डकैती में भाजपा के नेताओं के हाथ आ रहे हैं। तो अब जनता समझ रही है, जनता समझ रही है कि पहाड़ियों को ललकार रहे हैं, भूखा मार देंगे हम इनको, देख लेंगे इनको। तो जब हमारे ही घर में आके अब हमको ललकार रहे हैं तो अब पहाड़ की जनता के कान खड़े हो रहे हैं। उसने कहा यार ये तो अति हो गई भाई, ये तो बड़ा सरल तरीका ढूंढ लिया इन्होंने। भाजपा का मेंबर बनो, कांग्रेस का मेंबर बनो और पहाड़ियों को लूटो, और लूटने के बाद नेता को पोषित करो, उसके बाद दबा के सत्ता लूटो। अब ये षड्यंत्र समझ में आ रहा है धीरे धीरे, इसलिए लोग अब यूकेडी की तरफ उनका रुझान बढ़ रहा है। और फिर तरीका वही है लोकतंत्र में, जिस दिन सत्ता मिल जाएगी इन्हें खदेड़ देंगे जिन्होंने उत्तराखंड को लूटा। ये वहीं आ जाएंगे जहां से आए थे, वहीं पहुंचा देंगे इनको हम। और जो यहाँ का मूल है वो गुरुकुल नारसन का हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो। आपको मैं बता दूं, सबसे ज्यादा पीड़ित यहाँ पर उत्तराखंड का मूल निवासी जो मुसलमान है वो पीड़ित है। मैं सैकड़ों मुसलमानों के बयान मेरे पास आ चुके हैं इस तरह के कि भाई साहब हमारे घर में तो हमको बर्बाद कर दिया, ये बाहर के बिजनौर के मुसलमान आके यहाँ पर बस रहे हैं और लोग हमको भी उसी तरह से देखने लग गए। लोग भाई साहब इनका इलाज करो, ये बाहर करो भाई, ये बाहर के लोग ठीक नहीं है। हिंदुओं के नाम पर बाहर के जितने भी लोग आके यहाँ बस रहे हैं, वो चाहे बिहार के हों, चाहे गुजरात के हों, कहीं के भी हों, तो किसका हक छीन रहे? यहाँ के मूल निवासी का ना। और इनको पोषित भाजपा कांग्रेस कर रही। तो इसका समाधान जनता अब समझ रही है यूकेडी को लाने की। और मेरा फिर विश्वास है जिस दिन यूकेडी आएगी, यहाँ का हमारे पास 4 तरीके के तो धंधे हैं कुल, टैक्सी ड्राइवर, कर्मचारी, फौजी, यही तो है, और होटेलियर। इस काम में भी यदि बाहर वाले डाका डाल देंगे तो हम जाएंगे कहाँ? सही बात। जनता समझ रही है, हम ही इनको मजबूत करेंगे। अभी इस यात्रा में बाहर की गाड़ियां जो आएंगी हम उसका भी विरोध करेंगे, सरकार को दबाव बनाएंगे कि इन गाड़ियों को उत्तराखंड में आना न दे, यही एक्सीडेंट करते हैं, यही जाम लगा रहे, और ये पंजीकरण की व्यवस्था है ये खत्म करो। अगर कोई धार्मिक आस्था के लिए आता है, ये सरकार की ड्यूटी है उसको यात्रा सुचारू कराना।
सरकार यात्रा सही तरीके से चला नहीं पाती, इसलिए यात्रियों को रोकती है, आस्थाओं पे चोट मारती है। ये सनातनी पार्टी है। एक बुजुर्ग आदमी देहरादून में, ऋषिकेश में आता है, उसको ये कह के रोक दिया जाता है कि तेरी आस्था होगी उत्तराखंड में जरूर, मगर तेरा पंजीकरण नहीं हो रहा, तेरी यात्रा नहीं करेगा। वो बेचारा क्या करेगा? दोबारा आने लायक स्थिति में वो होगा नहीं। तो जो सनातन धर्म की संस्कृति पर, सनातन धर्म के मंदिरों पर रोकने का जो षड्यंत्र भाजपा कर रहे हैं, हम इसका भी विरोध करेंगे। हम कहते हैं कोई पंजीकरण नहीं होना चाहिए, सीधा जाओ, यात्रा करो और जाओ। अगर आपसे व्यवस्था नहीं संभलती, सत्ता छोड़ो। बहुत चीजें हैं इस बार इस यात्रा में, आप बहुत कुछ देखेंगे। उत्तराखंड क्रांति दल अपने तेवर के साथ यात्रियों के भी साथ होगी, अपने टूर एजेंटों के साथ भी होगी, अपने टैक्सी ड्राइवरों के साथ भी होगी, होटलियरों के साथ भी होगी, और जहां कहीं भी पहाड़ियों का उत्पीड़न होगा, हम उसका पुरजोर विरोध भी करेंगे। पूरी फॉर्म में यूकेडी होगी। निश्चित रूप से फॉर्म में हम पहले भी थे, फॉर्म में आज भी हैं, और फॉर्म में हम आगे भी रहेंगे। मगर हमारा ये कहना है कि इन 25 वर्षों में राष्ट्र के नाम पर जो ठगा गया है, लूटा गया है, इस पर रोक लगाने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल और संघर्ष तेज करेगी। बिल्कुल। और उत्तराखंड का हर व्यक्ति मुझे लगता है यूकेडी के साथ में खड़ा होगा, क्योंकि उनको पता है कि किस तरह के खेल जो है लगातार यहाँ पे रचे जा रहे हैं। और इस बार की यात्रा में वाकई में जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ अपनी दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, या अपने होटल्स खोल के बैठे हुए हैं, या फिर अपनी एजेंसी बना के बैठे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं इन सब चीज़ों से। पिछले 1-2 साल से जो यात्राएं रोक दी गई हैं, पिछले 1-2 साल से जो पंजीकरण की व्यवस्था इतनी ज़्यादा बढ़ा दी गई है कि यात्री वहाँ तक उन तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो इस तरह के जो पीड़ित लोग हैं, वो ज़रूर यूकेडी से जुड़ेंगे और अपनी परेशानियों को लेकर एक न्याय की जो आस होती है, वो ज़रूर यूकेडी से लगाकर वो बैठे होंगे कि कुछ ना कुछ बदलाव जो है उनके लिए किए जाएँगे। तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ सर आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए, और उत्तराखंड की जो जनता है, उत्तराखंड के जो मूल मुद्दे हैं, लगातार उनके बारे में बात करने के लिए आपको बहुत शुभकामनाएँ और बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। धन्यवाद। जी। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में उत्तराखंड की उन मुद्दों के बारे में, उन परिस्थितियों के बारे में बात हुई जिनके बारे में बात होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है और इस बार यात्रा में क्या क्या बदलाव होंगे, ये जरूर देखने को मिलेगा। खैर, ऐसे ही और कार्यक्रम को लेकर मैं जल्द ही मौजूद होंगी। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर हमको बताएं। बाकी पॉडकास्ट के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ITG टॉक्स। धन्यवाद।